अध्याय 4 देख रहे हैं, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। जो अंग्रेजों ने वन के अपने कानून बनाए, उस पे इन जनजातियों का क्या असर हुआ या जनजातियों पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, कानून तो बहुत सारे बनाए गए, तो जंगलों से अलहदा तो रह नहीं सकते ब्रिटिशर्स। उन्होंने जंगलों पे भी कानून बनाए। तो हुआ ये कि जितने भी जंगल थे उन पर ब्रिटिशर्स ने अपना जो आधिपत्य है, नियंत्रण है या कंट्रोल, ये स्थापित कर लिया और ये कह दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की संपत्ति है ये जंगल। जितने भी जंगल हैं वो किसकी संपत्ति हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई सरकार की या ब्रिटिश राज की। ऐसा क्या किया उन्होंने? कई ऐसे जंगल थे, इनको इन्होंने कह दिया कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड है, या इन्हें कहा कि रिजर्व्ड है, यानी आरक्षित। अच्छा, आरक्षित क्यों कहा गया इनको? आरक्षित इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर अंग्रेजों की जरूरत की चीजें पैदा हो रही थी, जैसे इमारती लकड़ी। अब ऐसी लकड़ियां जो इनके लिए अच्छी थी या फिर इनके लिए बहुत फायदेमंद थी, उसको तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो आरक्षित वन है, यहां पर कोई नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो आदिवासी, जो जनजाति के लोग आराम से जंगलों में जा सकते थे, आराम से जंगलों में विचरण कर सकते थे, झूम खेती कर सकते थे, फल इकट्ठा कर सकते थे, पशु जो है यहां पर उनका शिकार कर सकते थे, अपना भरण पोषण कर सकते थे, उन सबको यहां जाने की इजाजत नहीं थी। खास तौर पे ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें तो रिजर्व फॉरेस्ट में इनको बिल्कुल भी न घूमने की, न झूम खेती करने की, न फल इकट्ठा करने की, न पशुओं का शिकार करने की कोई भी इजाजत नहीं थी, यानी कि इनको मनाही थी। लेकिन अब आप देखिए, एक झूम काश्तकार या एक झूम खेती करने वाला किसान या जनजाति, वो कैसे जिंदा रह सकता है? अगर वो यहां पर नहीं जा सकेगा, जो कि उसकी जिंदगी थी, जो उसकी लाइफ थी, जहां पर उसके पुरखे चलते चले आ रहे हैं और जो उन्होंने यही सीखा है, तब ये क्या करेंगे? मजबूर होकर इनको रोटी तो कमानी है, पेट तो भरना है, तो एक काम की तलाश में, ये मजदूरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में ये बेचारे यहां वहां, मजबूरी में इनको यहां वहां जाना पड़ा। राइट? एक और चीज इन्होंने कर दी कि भाई जब अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप ये लो इलाका है, इसमें कोई भी आदमी नहीं रहेगा, तब अंग्रेजों को भी दिक्कत हुई। कैसी दिक्कत हुई जरा यहां देखिए, समस्या किस तरीके से आती है, क्योंकि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। समस्या ये आई कि ये लकड़ी देखिएगा, इस लकड़ी पे, ये जो लकड़ियां है ना, यही बांध के रखती है इस रेल को। अगर ये लकड़ियां ना हो, ये जो लकड़ियां आप देख रहे हैं, ये ना हो तो ये रेल चलेगी और ये सब इधर उधर हो जाएंगे, लोहे की पटरियां इधर उधर हो जाएंगी। इनको बांध में रखने के लिए यहां पर ये लॉग लगता है, लकड़ी का पट्टा लगता है। तो ये जो लकड़ी का पट्टा है, जिसे हम कह रहे हैं रेलवे स्लीपर, क्या कहते हैं इनको? हम कह रहे हैं रेलवे स्लीपर। जो आप यहां भी देख रहे हैं, ये रेलवे स्लीपर है, रेलवे स्लीपर है। तो ये जो रेलवे स्लीपर है, ये इनकी जरूरत थी क्योंकि रेलवे लाइनें बिछा रहे थे। तो इसके लिए एक तो इनको पहले यहां पेड़ काटना होता था। पेड़ कौन काटेगा, पहली चीज। दूसरा यह है कि लकड़ी को यहां से यहां तक कौन ले जाने वाला है? तो बस यहां तो मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मजदूर अगर नहीं मिलेंगे तो ना तो कटाई हो पाएगी, अंग्रेज तो करेंगे नहीं। मजदूर भी चाहिए और साथ में उनको काटने के लिए और ढोने के लिए भी चाहिए। तब क्या किया जाए? तब ब्रिटिश सरकार ने एक थोड़ा सा हल निकाला इसका। उन्हें हल ये निकाला कि ऐसा करते हैं कि जंगल में ये जो आदिवासी हैं, ये झूम करने वाले या जो खेतीहर है, उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे दी गई कि भाई चलो ये ज़मीन आपको दे देते हैं, छोटे टुकड़े आपको दे देते हैं, यहाँ पर आप खेती करिए, कोई बात नहीं, आप खेती करिए। लेकिन इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बदले में आपको पहला काम यह करना पड़ेगा कि आपको जो वन विभाग है, यानी कि जंगल या कहते हैं जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं आज के ज़माने में, जो जंगल का विभाग या वन विभाग उस ज़माने में हुआ करता था, उनके लिए इनको मजदूरी करनी पड़ेगी फ्री में, बगैर पैसे दिए, पहली चीज। दूसरा ये है कि उनको इन जंगलों की भी देखभाल करनी, वो तो वैसे ये करते ही थे, लेकिन जंगलों की देखभाल करनी है। और दूसरा, इनको मजदूरी करनी है। तो इनको जमीन दे दी गई, लेकिन इन पे शर्त लगा दी गई। ओके, बेसिकली ये है कि इनको चाहिए था फ्री में
फ्री में मजदूरी या बहुत ही मिनिमम दर में मजदूरी कराते थे, बहुत ही कम पैसा। जैसे जब मान लीजिए आजकल के ज़माने में या उस ज़माने में 200 बाहर मिलता था तो उन लोगों को मुश्किल से 10 रुपये देते होंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये गांव बसाए जंगलों में ताकि अपना काम बन सके। अब यहाँ पर 1930 में ये जो वेरियर एल्विन साहब है, मैंने आपको बताया था, ये बैगा आदिवासियों के पास भी गए। तो बहुत सारे गीत हैं, गाने हैं। तो ये गीत जो है वो सारी चीज़ें उनकी कहता है कि भाई लोग उस ज़माने क्या सोचते थे। स्लीपर जो होता है ये जो लकड़ी का एक क्षैतिज मतलब होता है इस तरीके से, वर्टिकल कह लें, हॉरिजॉन्टल कह लें, क्योंकि ऐसे तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, अगर ऐसे खड़ी कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक। लेकिन रेल के लिए ये क्षैतिज है, यानी वर्टिकल लगता है। तो रेल की पटरियां इसी पे बिछाई जाती हैं। तो हुआ ये कि बहुत सारे जो आदिवासी थे, इन्होंने क्या किया, इन जो भी कानून इन पे काबिज किए गए थे या इन पे लगाए गए थे, इनका बाकायदा विरोध किया। यानी कहा कि हम ये नहीं मानते भाई, हमारे लिए तो गड़बड़ है। तो एक ऐसा समय आया कि कई लोगों ने खुलेआम बगावत कर दी। बहुत सारे प्रोटेस्ट हम देखेंगे। जैसे मैं बताऊं 1906 की बात बता रहा हूं, ये है सोंग्रम संगमा, ठीक। सोंग्रम संगमा साहब जो थे उन्होंने किया असम में विद्रोह। और ये विद्रोह किसके लिए था कि जो इनके ऊपर कानून डाले गए हैं। पहली चीज तो ये हो गई। 1930 में जो मध्य प्रांत है वहां पर भी, मतलब जो आज का मध्य प्रदेश है, वहां पर भी वन सत्याग्रह हुआ, ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हैं 1930 में जो वन सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह, उसका मैंने चित्र भी दिखाने की कोशिश की है। तो ये सब चीजें हुई। हाँ, यहाँ पर एक चित्र है, गुदारा औरतें जो है बुनाई कर रही हैं। यहाँ पर आप देखें चटाई बुन रही है एक महिला, और आप देखिए बच्चा बेचारा पीछे इस तरीके से इन्होंने बांध रखा है, और कैसे काम करते होंगे। बच्चों को साथ लेके जाती थी। अब बात यह आती है कि व्यापार में क्या समस्याएं आ रही हैं। हर चीज में हम पहले उसकी बात करते हैं, फिर उसकी समस्याएं देखते हैं। तो अगर मैं आपको 19वीं शताब्दी के समय में ले जाऊं, तो यहां पर यह देखा इन लोगों ने, जो जैसे जनजाति और आदिवासी यहां रहते थे, उन्होंने देखा ये व्यापारी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। वो देख रहे महाजन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये लोग इतना ज्यादा क्यों आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। क्योंकि ये जो व्यापारी है, ये एक तो वन उपज खरीदना चाहते थे, जो वन का सामान है, और ये जो महाजन आ रहे थे वो कर्जा देने के लिए आ रहे थे, और आदिवासियों को ये लोग जो है मजदूरी पे रखने आ रहे थे, ठीक। बस उनको समझ में आ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रेशम उत्पादकों का। रेशम यानी सिल्क। तो रेशम उत्पादकों का एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यापारी और ये जो महाजन क्यों आ रहे थे। ओके, तो मैं यहां पर आपको ले जा रहा हूं कि 18वीं शताब्दी में ना, जो यूरोप के जो मार्केट थे, उसमें इंडियन सिल्क यानी कि भारतीय रेशम की बहुत मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। गुणवत्ता, हम गुणवत्ता कहते हैं ना, क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी इसकी। अब निर्यात भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, ये यूरोप जा रहा था। तो अब कंपनी को ये चाहिए था कि अभी ये रेशम की मांग किसी न किसी तरीके से पूरी की जाए। तो आज के अगर मैं झारखंड में आपको ले जाऊं, आज का जो झारखंड है इसमें एक जगह है हजारीबाग। तो ये जो हजारीबाग है, ये इसके आसपास जो लोग रहते हैं उसमें है संथाल लोग। कौन लोग? संथाल। मैंने आपको दिखाया था कहां पर रहते हैं, और उनका चित्र भी दिखाया था। तो जो संथाल लोग हैं, ये लोग रेशम के कीड़े, जो आप रेशम देख रहे हैं ना, इसके इस तरीके से इल्लियों जैसे कीड़े होते हैं, और ये कीड़े जो होते हैं अपने ऊपर एक ककून बना लेते हैं। फिर इनको, ये जो ककून है, यही आप देख रहे हैं जो वाइट वाइट सा, ये ककून होता है, और इसी ककून से हमारा रेशम का उत्पादन होता है। तो जो संथाल लोग थे, ये झारखंड हजारीबाग का जो इलाका मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर ये रेशम के कीड़े पालते थे। तो व्यापारी जो यहाँ पर आते हैं, जैसे वहाँ पर व्यापारी यहाँ पर आते होंगे, वो क्या करते थे, वो अपने एजेंटों को या फिर जो गुमाश्ते होंगे या भी जो भी उनके ट्रेडर्स होंगे, उनको भेजते थे, और इनको आदिवासियों को देते थे कर्जा, कि भैया ऐसा है, कर्ज लो। और जब ये जो तैयार चीज़ हो जाती थी, जिसे ककून कहते हैं, कृमि कोश, जो मैं ककून कह रहा हूँ इसको हिंदी में कह रहे हैं कृमि कोश। तो जब ये तैयार हो जाते थे, क्योंकि इसकी खेती जो इसको पालते थे, तो ये इसको ले लेते थे, है ना। और 1000 ककून के लिए ये मात्र 3 से 4 रुपए देते थे। अब आप सोचिए कि ये जो ककून है, इनको फिर आगे भेजा जाता था बर्दवान। बर्दवान आपका हो गया वेस्ट बंगाल में, और गया ये आज के आपके बिहार में है।
तो यहाँ भेजा जाता था और इसके 5 गुना दाम में इसको बेचा जाता था। यानी अगर एक ककून देखिए 1000 का 3 से 4 रुपए, तो इसी का वो 1000 रुपये, 1000 जो ककून है वो बेचते थे। आप मान लीजिए 5 गुना कर दीजिए इसको, क्योंकि 5 गुना ये बता रहे हैं, 5 गुना। तो आप 3 रुपये है तो 5 दिए 15 और 4 पंजे 20, 15-20 रुपये में ये बेच देते थे। ठीक है, तो अच्छा खासा ये और मेरे ख्याल से 15-20 भी नहीं, कम से कम नहीं तो 50 रुपये में बेचते होंगे। अच्छा खासा ये कमाते थे, क्योंकि बिचौलिए भी तो है बीच में। तो जो भी मीडिएटर थे, जो भी बिचौलिए थे, मतलब ये जनजाति आदिवासियों से यानी कि संथाल लोगों से जब तक ये पहुंचता है, जब ये रेशम बनेगा, फाइनल रेशम बनेगा, इसके बीच में जितने भी लोग होते हैं वो लोगों को हम वो कह रहे हैं, बिचौलिया कह रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ करता था। राइट, इसका मतलब ये है कि ये जो संथाल लोग हैं या कोई भी जनजाति वाले जो लोग हैं या आदिवासी हैं, उनको यही व्यापारी और यही जो महाजन है, क्योंकि इनकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। 3-4 रुपये में क्या होता है, तो ये जो लोग हैं ना, ये जनजाति वाले और आदिवासी लोग इनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। तो यही दीकू हैं। दीकू केवल अंग्रेज नहीं है, दीकू व्यापारी भी है, दीकू महाजन भी है, दीकू जो है बीच में मुनाफाखोर भी है। ओके, अब यहाँ पर एक चित्र में दिखा रहा हूँ आपको। ये बिहार के कोयला खनिज जो निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, उसका चित्र है। देखिए क्या बुरी हालत है। ये वहाँ का एक चित्र है। ये एक खान है जहाँ पर खुदाई हो चुकी है, कोयला निकल चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो आदिवासी थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी। अगर मैं आपको बताऊँ 1920 का आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, 2000 लोग जो है ये कोयला खदानों में मर गए थे। आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत थी इनकी। तो अब क्या है कि जब इनकी हालत ख़राब होने लगी आदिवासियों की, तो क्योंकि काम की तलाश, देखिए पेट तो पालना है, तो काम की तलाश में ये लोग इधर उधर जाने लगे। ख़ासतौर पे 19वीं सदी का आखिर में मैं ले जाऊँ तो यहाँ चाय के बागान बहुत फैल गए थे, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो चाय के बागान है ये बहुत फैल गए थे। और ये जो खनन उद्योग है, ये जो आप देख रहे हैं खनन उद्योग, यानी एक तरीके से आप माइनिंग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, माइनिंग उद्योग जो है ये बहुत फल फूल रहा था। राइट, तो एक तो असम में आप चाय कह लीजिए, असम में चाय, और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये झारखंड बहुत फेमस है माइनिंग के लिए। जो झारखंड है, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, यहाँ पर काम करने वाले लोग कौन थे? ये थे आदिवासी। ठीक, तो इनको वो भर्ती कैसे किया जाता था? बहुत सारे ठेकेदार होते थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो इनको लेके आते थे और यहाँ पर भर्ती करते थे। एक तो कॉन्ट्रैक्टर इनको बहुत कम वेतन देते थे, बहुत कम पैसा देते थे, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये यहाँ से वापस अपने घर लौटने चाहे या असम से घर वापस लौटना चाहे तो ये जा नहीं सकते। पैसा कम और घर भी लौटने नहीं दिया जाता था। ऐसी इनकी हालत कर दी गई थी। थोड़ा अगर मैं नज़दीक ले जाऊँ आपको, थोड़ा सा और नज़दीक ले जाता हूँ, तो आप देखिए एक तो कानून बदल रहे थे, अंग्रेज कानून बदल रहे थे, बहुत सारी पाबंदियाँ लगा रहे थे, बहुत सारी पाबंदियाँ, नए नए टैक्स लगा रहे थे, कर। और उसके अलावा जो व्यापारी हैं और जो महाजन हैं ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे और साथ में शोषण भी कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, क्योंकि पैसा देते थे, कर्जा देते थे, तो बहुत भारी इनसे इंटरेस्ट लेते थे, जिसे सूदखोरी कहते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 1831 और 32 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, जो कोल आदिवासी है इन्होंने वो कर दी, बगावत कर दी। अगर एक और एग्जांपल दूं आपको तो 1855 में यहां पर जो संथाल लोग हैं इन्होंने बगावत कर दी। ऐसे अगर आप, मैं एमपी में ले जाऊं आपको, मध्य प्रदेश में, मैं बस्तर की बात आपको कर रहा हूं, जो बस्तर इलाका है, आज भी वहां पर ऐसे ही है। तो बस्तर इलाका है, 1910 में यहां पर विद्रोह हो गया। 1940 की मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, और यहां पर जो वर्ली है वो विद्रोह हो गया। यानी कि लोगों ने इन सब कारणों से बहुत सारे विद्रोह किए, जो आपने यहां पर देखे, बहुत सारे विद्रोह किए। तो अब नाम आता है हमारे बिरसा मुंडा का। आपको याद होगा शुरुआत में हमने बात अपनी शुरू की थी बिरसा मुंडा से ही, है ना। एक शब्द इसमें आने वाला है वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। देखिए ये जो बिरसा मुंडा साहब हैं, इनका जन्म हुआ था 1870 में। कब हुआ था? और इनके पिता बहुत गरीब थे, और ये जो बचपन में क्या करते थे, भेड़ बकरियां चराया करते थे। ठीक है, भेड़ बकरियां चराया करते थे और बांसुरी बजाया करते थे।
जैसे आमतौर पे आप देखते हैं जो गडरिया होते हैं और ये जो अखाड़े हैं, स्थानीय अखाड़े, उनमें ये नाचना गाने का भी काम करते थे, नाचना गाना ये काम भी ये किया करते थे। ठीक है, अब इनकी जो परवरिश हुई है वो कहाँ हुई? इनकी परवरिश हुई है आपके एक नाम लेने जा रहा हूं, बोहोंडा। ये भी छोटा नागपुर के पास ही की जगह है। बोहोंडा के जो जंगल है वहां पर इन साहब की का लालन पालन, या कहें कि यहां पर इनकी परवरिश हुई थी, ये यहां बड़े हुए। अब बिरसा ने शुरुआत में ही बहुत पुराने, जब ये छोटे थे तब इन्होंने जो मुंडा का विद्रोह हुआ था, इस ट्राइब में जो विद्रोह किया था या बगावत की थी, इसके बारे में इन्होंने सुन लिया था। इन्होंने ये देखा कि जो बिरसा, जो मुंडा जो बड़े बड़े लोग हैं वो आह्वान करते थे, लोगों को कहते थे कि आइए विद्रोह कीजिए। विद्रोह मतलब आप ऐसा स्वर्ण युग इनको दिखाया करते थे कि भैया देखिए, जब एक ऐसा समय था जब मुंडा लोग, ये जो दीकू लोग हैं या बाहरी लोग हैं, उनसे बिल्कुल ही आज़ाद थे। वो अपनी ज़िंदगी जीते थे। देखिए ये बता भी रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। ये मूल निवासी थे, इनको किसी तरीके से कानून का, ऐसे इनके ऊपर कानून नहीं थोपे गए थे, कोई पाबंदियाँ नहीं थी। तो बेसिकली जो बिरसा मुंडा ने यही सुना इन बड़े बड़े लोगों से कि हमको अपना राज स्थापित करना है, ठीक है, राज वापस करना है। तो बिरसा ने शुरुआत में क्या किया, जो ये शुरुआत में जो स्कूल गए थे वो मिशनरियों का स्कूल था। मिशनरी कौन होते हैं? जो अपने सरमन्स देते हैं, और मिशनरी को मैं कह सकता हूँ कि वो जो जीसस क्राइस्ट है उनके आपके सरमन्स देते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक, तो मिशनरियों ने ये कहा कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग जैसा साम्राज्य चाहिए, तो आप तभी हो सकता है जब आप, मतलब अगर आपको ये साम्राज्य चाहिए तो आप एक अच्छे ईसाई बन जाइए, ये इन्होंने कहा। और एक और अच्छी बात की, जो भी खराब आदत है, जैसे शराब पीना, लोगों को मारना, काटना, किसी से कुछ गलत कह देना, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही ये जो साहब है, ये एक वैष्णव धर्म प्रचारक थे। उनके सानिध्य में भी रहे, या उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी समय बिताया। तो मिशनरियों के साथ भी इन्होंने समय बिताया, और जो पंडित है उनके साथ भी बाकायदा इन्होंने तो जनेऊ धारण किया। जनेऊ धारण का मतलब ये होता है, अगर जनेऊ आपने पहना, इसका मतलब आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। ओके, तो जनेऊ धारण करने का सीधा मतलब ये था कि शुद्धता, साफ सुथरापन और दया, करुणा, ये होनी चाहिए। तो ये सब तो इनके जब ये बड़े हो रहे थे तब की बात है। ठीक, अब बिरसा का जो आंदोलन था, बेसिकली हम बिरसा मुंडा और बिरसा के आंदोलन की बात कर रहे हैं। इनका जो आंदोलन था वो ये था कि भाई हमको समाज को सुधारना है। ठीक है, उन्होंने ये लोगों को कहा कि देखो भाई, एक तो शराब पीना छोड़ दो, ठीक, जो ये आप शराब पी रहे हो, धुत पड़े हो, गांव को साफ रखो, साफ सफाई पे ध्यान दिया। ये जो डायन और जादू टोना करते हो आप, जो सॉर्सरी है या अंधविश्वास है, जादू टोना, इस पे विश्वास बिल्कुल बंद कर दो, अंधविश्वास पे विश्वास करना बंद कर दो। अच्छा, एक चीज़ और थी, अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो बिरसा जो मिशनरियों के स्कूल में जाते थे और यही जो वैष्णव से मिलते थे, वैष्णव के साथ रहे, ये इन मिशनरियों का और इन वैष्णवों का दोनों का के ही घोर विरोधी निकले। ये विरोधी इसलिए, इन्होंने इनका विरोध इसलिए किया क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो मिशनरी है वैष्णव, ये जो मुंडा ट्राइब है, इनकी जो जीवन शैली है, इनको खराब करने में लगे हैं, यानी कि उनको नष्ट करने में इन्हीं का रोल है। ठीक है, तो 1895 की मैं बात बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा ने अपने लोगों से कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारा जो बहुत अच्छा अतीत है, हमारा जो गौरवपूर्ण अतीत है, बहुत बेहतरीन, इसको हमको दोबारा लेना है। ठीक है, ऐसे स्वर्ण युग, ये बात करते थे सतयुग, ये बात करते थे एक स्वर्ण युग की, कि जहाँ पर जो मुंडा लोग हैं उनका जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, जिसमें अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे। तटबंध मतलब ये होता है कि अगर नदी इस तरीके से जा रही है तो उसके ऊपर ये एक तरीके से पुल बना रहे हैं, नदी के का पानी से बचने के लिए ये मिट्टी ना छूटे, यहाँ पर बनाया जाता है, इसको तटबंध कहते हैं। तो ये तटबंध बनाते थे, झरने इनके कंट्रोल में थे, इसको नियंत्रित ये करते थे, बाग लगाते थे और खेती करते थे, मतलब पेट पालने के लिए खेती किया करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनके बिरादर हैं, यानी कि दोस्त है या यार है या फिर भाई बहन है और रिश्तेदार हैं, उनके साथ ये कभी भी गलत भेदभाव नहीं करते थे, इनका खून खराबा नहीं किया करते थे, ईमानदारी से जीते थे, सब लोग ईमानदारी से जीते थे। ठीक, अब हुआ ये कि जब इन्होंने इस आंदोलन का एक तरीके से बिगुल बजाया, तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स जो थे,
उन्होंने देखा अरे ये क्या हो रहा है, ये जो बिरसा जो बात कह रहा है बेसिकली क्या है कि ये चाह रहा है कि चाहे मिशनरी हो, चाहे महाजन हो, चाहे भूस्वामी हो, ज़मीन जिनके पास है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद क्यों ना हो, ये इनको हटाकर ये बिरसा मुंडा बिरसा राज स्थापित करना चाहता है, इन सबको निकाल के। इनकी बातों से तो ऐसे लगा लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बड़ी सख्त कार्रवाई की इन पे। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे बोला गया कि भाई तुम दंगे फसाद फैला रहे हो या फिर दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और इनको 2 साल की सज़ा दे दी गई। उसके बाद जब 2 साल बाद बेचारे छूटे 1897 में, तो इन्होंने ये गांव घूमे क्योंकि इनको समर्थन जुटाना था, ये लोगों को जोड़ते गए। और उसके बाद इन्होंने वहाँ के जो अपने प्रतीक है उनका इस्तेमाल किया, अपने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, अपनी भाषा का इस्तेमाल किया। और इनका बेसिक ये था कि जो रावण लोग हैं, रावण कौन हो गए, जो दीकू हो गए। दीकू कौन से हो गए, जो बाहरी लोग हैं, व्यापारी, महाजन, मिशनरी, वैष्णव, ये सारे लोग जो हो गए। और साथ में जो यूरोपीय गण हैं, इसमें ब्रिटिशर्स आ गए। इन सबको हटाना है हमें। और ये जब ये करने लगे तो जो इनके अनुयायी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थाने पर अटैक कर दिया, थानों पर यानी कि जहाँ पुलिस रहती है, चर्चों पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, इनके अनुयायियों ने, इनके जो मानने वाले थे। इसी तरीके से महाजन और जो व्यापारी थे और जो जमींदार थे, उनके जो भी संपत्तियां थी उन पर इन्होंने धावा बोल दिया। और जो सफेद झंडा इनका एक प्रतीक था, सिंबल था इनका झंडा। फिर फाइनली क्या हुआ कि कुछ 3 साल बाद 1900 में बिरसा मुंडा की हैजे से इनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन जो है ठंडा तो पड़ गया। लेकिन 2 चीज़ें इस आंदोलन से, जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, उससे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है। पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो औपनिवेशिक सरकार यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने जो कानून लागू किए, ठीक है, उनको बदलना पड़ा, या फिर ऐसे कानून, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे कानून लाने पड़े जिससे इनकी यानी कि आदिवासियों और जो जनजाति है उनकी ज़मीन पर या उनकी जीवन पर कोई आसानी से कब्जा ना कर सके। तो इनको मजबूरन ये कानून बनाने पड़े। पहली चीज़ ये हुई। दूसरा ये है कि जनजाति और आदिवासी, जिनको आप हल्के में मत आकिए, ये भी विरोध करना जानते हैं और ये भी गुस्सा अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आदिवासी इसमें सक्षम है। 2 चीज़ें से इससे निकल के आई। एक और चीज़ बताता हूं आपको, ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये पपुआ न्यू गिनी का इलाका है। ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, तब आप आइडिया लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ कही गई। वहाँ के लोग कहते थे कि भैया ये जो पैसा है ये तो कूड़ा करकट है, हमको खाना तो क्या है, खाना तो हमको खाना है, यानी कि गेहूँ और चावल खाना है। आप हमसे नकदी फसलें उगा रहे हो, यानी कि कैश क्रॉप्स, जैसे हमारे इसमें क्या होता था, नील उगाया जाता था, इंडिगो उगाया जाता था। इसी तरीके से नकदी फसलें खा तो सकते नहीं ना, खाना तो गेहूं और चावल ही है। ये चीज़ ये लोग पपुआ न्यू गिनी के लोग कह रहे थे। तो हर जगह इस तरीके से, और ये लोग जो थे ये एक तरीके से आदिवासी या फिर जनजाति क्षेत्रों में ही आते थे। तो जो हमारे देश में हुआ वो अन्यत्र भी हो रहा था। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।